Good morning. So we'll be starting with our today's lecture. Now, before we start with our today's lecture, last time का जो topic थे वो सिर्फ हम लोग देख लेंगे. I think we were on risk analysis topic. Okay. So वही same topic से हम लोग continue करेंगे. Risk analysis. I'll just share my notes. Now, unit 3 जो है we are about to finish with unit 3. लास्ट कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों के बचे हैं जो आज से हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं. तो बहुत बड़ा कोई टॉपिक न बचा नहीं अभी यूनिट 3 में. सो हियर वी हैव रिस्क टाइप, रिस्क आइडेंटिफिकेशन. ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर. रिस्क आइडेंटिफिकेशन में देयर माइट बी अ टेक्नोलॉजी रिस्क जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और देयर माइट बी अ पीपल रिस्क. जस्ट 1 minute. Okay, so technology risk, people risk, organizational risk, requiremental and estimation risk. Estimation risk का मतलब है कि जो हम लोगों का estimation था उससे हम लोगों का प्रोजेक्ट जो है उसका कॉस्टिंग कुछ डिफरेंट आ गया है ना. रिक्वायरमेंटल रिस्क मतलब जो हम लोगों ने अज्यूम किया था वो रिक्वायरमेंट हम लोगों का नहीं है, या उससे ज़्यादा हम लोगों के रिक्वायरमेंट्स है, या फिर फाइनल जो प्रोजेक्ट है उसके साथ हम लोगों के रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं कर रहे, या रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं. तो ये अलग अलग टाइप के हम लोगों के रिस्क हो सकता है. और यहाँ पे उसके नीचे हम लोगों ने वो एक्सप्लेन ये एग्जांपल्स देखे थे उसके टेबल. टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विद अ टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज रिस्क एनालिसिस. नाउ रिस्क का मतलब क्या होता है? फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच माइट हैपन एंड व्हिच माइट नॉट. तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर होता है देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये सबसे मेन पॉइंट है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होंगे या नहीं होंगे, फॉर दैट रीजन वी सपोज टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी एंड सीरियसनेस. प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस कि देर आर सपोज लेट्स सपोज आई से कि ओके देर आर 50% चांसेस. और प्रोबेबिलिटी वे में अगर हम लोग देखेंगे, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जैसे हम लोग मैथ्स में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. तो अगर कोई एक टाइप का रिस्क होगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके वी माइट फेस अ फ्लड टाइप ऑफ सिचुएशन. तो अब इन मुंबई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एकदम बहुत बड़ा फ्लड आएगा? सो वेरी लेस चांस है इतने सालों में सिर्फ. हाँ, बिकॉज ऑफ रेन 1-2 दिन का छुट्टी होता है. अदरवाइज फ्लडिंग सिचुएशन जैसा एमपी, यूपी या बिहार में होता है वैसा कोई सिचुएशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फ्लड इज वेरी लेस. एंड हाँ, अगर ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी हाई होगा तो उसका सीरियसनेस भी हाई है. तो वो टाइम पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर अपना सर्वर अगर सेटअप करेंगे तो वो टाइम पे हम लोगों को उसका बैकअप कहीं दूसरे लोकेशन पे रखना पड़ेगा, ये होगा. सो प्रोबेबिलिटी अलग अलग लेवल पे हम लोगों ने डिवाइड किया उसको. वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई एंड वेरी हाई. वेरी हाई मतलब देर आर मोस्ट ऑफ चांसेस कि ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी टेक आवर कॉल. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लाइक कैटोग्राफिक, कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं, सीरियस, टॉलरेंट और इनसिग्निफिकेंट. सो यहाँ पे हम लोगों को रिस्क टाइप्स एंड एग्जांपल्स दिए हुए हैं. बहुत सिंपल सा एक टेबल दिया है हम लोगों को. अब ऐसा ही एक टेबल आप जब रिस्क एनालिसिस बताएंगे एग्जाम में तो यू सपोज टू क्रिएट सच टेबल.
जैसे अभी यहाँ पे ये टेबल में बेसिक से हम लोगों को कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। लाइक फर्स्ट वी हैव इज ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। अब जो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी स्टेबल है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लो। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो इफेक्ट जो है वो कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फोर्स रिडक्शन इन द प्रोजेक्ट बजट। ठीक है, प्रोजेक्ट का बजट मतलब आपका प्रोजेक्ट में जो भी फंक्शंस जो फीचर्स लगने वाले थे वो अभी कहीं ना कहीं विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट। सो इसका प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत बेकार होंगे। देन इट इज इम्पॉसिबल टू रिक्रूट स्टाफ विद द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोबेबिलिटी इसका हाई है। ठीक है, मतलब व्हाट वी आर सेइंग कि हम लोग ऐसा ही स्टाफ अपॉइंट करें इसके आगे से जो हम लोग नया प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसके स्पेसिफिक जो भी स्किल्स है वो उनके पास ऑलरेडी हो। अब ये तो इसके प्रोबेबिलिटी जो है ये हाई है, क्योंकि ऐसा ही सेम सॉफ्टवेयर अगर कोई दूसरे लोकेशन पे किसी और कंपनी या हम लोग की कॉम्पिटिटर के पास रहेगा तो उनके कोई स्टाफ रहेंगे, वी माइट डायरेक्टली अपॉइंट देम। सो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली वर्क करेगा। लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं सैप जैसा अगर सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ विच इज़ क्वाइट अ बिग सॉफ्टवेयर, तो वो टाइम पे हम लोगों को इंडिविजुअल ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। आपके स्टाफ के पास स्टाफ छोड़ो, अगर कोई आईटी पर्सन भी है उसके पास आईटी के स्किल्स भी है तो भी उसको सीखना पड़ेगा। तो नॉन आईटी जो टेक्निकल पर्सन ही नहीं है उनके लिए तो डिफिकल्टी होगा। सो इट मीन्स कि आपको कोई एक स्टाफ मिल जाए जिनके पास ये स्किल्स हो, है ना, वो इम्पॉसिबल है। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू रिक्रूट स्टाफ विद द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। यस, सो प्रोबेबिलिटी इज हाई बिकॉज ऐसे स्टाफ आपको इजीली नहीं मिलेंगे। और अगर ऐसे स्टाफ आपको जल्दी से अगर नहीं मिले या आपने उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया, नहीं तो मिलेंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। वो है कि स्टाफ आर इल एंड एट क्रिटिकल टाइम इन अ प्रोजेक्ट। तो कभी ना कभी हो सकता है ना, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, फैमिली में कोई बीमार हो गया, तो प्रोबेबिलिटी मॉडरेट है, होगा नहीं भी होगा। इसके इफेक्ट सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कोई आपके स्टाफ मेंबर्स है वो अगर आना बंद करते हैं तो देन जो हम लोग सॉफ्टवेयर रीयूज कर रहे हैं, कंपोनेंट्स उसके जो रीयूज कर रहे हैं, कोई पार्ट हम लोग रीयूज कर रहे हैं जो हम लोग नहीं बता रहे, तो अब हम लोग जब ये रीयूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों को न्यू प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब आप कोई एक सॉफ्टवेयर के पार्ट को या कंपोनेंट को रीयूज कर रहे हो, उसको मॉडिफाई करके, उसको रिपेयर करके, तो उसमें फॉल्ट आने के चांसेस मॉडरेट है। 50-50 चांसेस है, समझ लो। 50% चांसेस प्रॉब्लम आएगा, 50% नहीं आएगा। और अगर प्रॉब्लम आया तो उसके इफेक्ट्स जो है ये काफ़ी सीरियस होंगे। चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स दैट रिक्वायर मेजर डिज़ाइन रीवर्क। सो यहाँ पे क्या है, अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस हुए, मतलब वी हैव इंट्रोड्यूस सम न्यू फंक्शंस, सो इफ देर आर चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट देन आपको रिवर्क करना पड़ेगा, डिज़ाइन रिवर्क। सो देर आर चांसेस आर वेरी हाई। बराबर है, मतलब मॉडरेट चांसेस है, और इसका इफेक्ट जो है वो भी सीरियस रहेगा अगर आपने एज एंड व्हेन वी चेंज द रिक्वायरमेंट और उसके हिसाब से डिज़ाइन चेंजेस नहीं किए। सो आई होप ये सिंपल से ऐसे पॉइंट्स है, यू ओनली सपोज टू रीड दिस टेबल। तो आप इसके हिसाब से एग्जाम में भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि इफ वी हैव सच इशू, इसका प्रोबेबिलिटी अगर हाई होगा तो इफेक्ट सीरियस हो सकता है, टॉलरेबल हो सकता है, क्या चीज़ क्या नहीं हो सकता है वो है। ओके, नेक्स्ट इज रिस्क प्लानिंग। रिस्क प्लान करने का मतलब सबसे पहले वी हैव एनालाइज द रिस्क, वी हैव आइडेंटिफाइड द रिस्क, वी हैव रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस हो गया। ठीक है, कि हम लोगों को समझ में आया कि ओके व्हाट आर द रिस्क,
एंड रिस्क एनालिसिस से वी कम टू नो कि व्हाट इज देयर प्रोबेबिलिटी एंड इफेक्ट ऑन आवर प्रोजेक्ट if such type of risk might appear in our project or during the processing. So यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे to avoid such or to minimize it, या फिर अगर आ गया तो उसको टैकल कैसे करना है वो सिचुएशन को, हाउ टू गेट ओवर फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स. तीन सिचुएशंस रहेंगे. जैसे वी हैव आइडेंटिफाइड द रिस्क कि इफ आई ड्राइव अ कार सो देयर माइट बी अ चांसेस कि एक्सीडेंट हो सकता है. नाउ अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, अगर हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, इसके हिसाब से वी हैव एनालाइज द रिस्क और उसके इफेक्ट्स क्या हो सकता है. सो इन इफेक्ट वी हैव एनालाइज्ड कि बहुत बार ये जो उसका इफेक्ट है वो कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, टॉलरेबल, या फिर इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, मतलब डायरेक्ट डेथ भी हो सकता है. ये हम लोगों ने एनालाइज किया. अलग अलग हो सकता है. छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ा हुआ तो बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है. कार डैमेज होगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो ड्राइव कर रहा है, जो कार में बैठे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है. ये हम लोगों ने समझा. अब नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये समझने के बाद में वी आर नाउ प्लानिंग कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. तो हम लोगों ने क्या बोला, सबसे पहले तो यूज सीट बेल्ट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स प्रॉपर फॉलो करो, रोड पे जो लेन डिवीजन रहता है वो प्रॉपर फॉलो करो. इन शॉर्ट ड्राइविंग रूल्स जो है वो प्रॉपर फॉलो करो. तो इससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट द रिस्क विल अराइज वो कम हो जाएगा, मतलब एक्सीडेंट होगा उसका प्रोबेबिलिटी कम हो गया. नाउ ये अवॉइडेंस वाला पार्ट है. मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट और अ प्रोडक्ट विल रिड्यूस. बराबर है. सो अभी मिनिमाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, सीट बेल्ट लगाया हुआ है. तो उससे क्या होगा कि आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस भी हो रहा है, वी आर वेरी वेल प्रिपेयर इन एडवांस, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर थोड़ा सा तो कम होगा. ठीक है, विदाउट सीट बेल्ट चलाने से उससे बेटर तो यहाँ पे कम होगा अगर एक्सीडेंट हुआ तो. कंटिजेंसी प्लान, मतलब एक्सीडेंट हो गया अभी, अब वो एक्सीडेंट अगर बड़ा भी है तो हम लोग के पास सपोज एयरबैग है और सीट बेल्ट लगाया था, तो क्या हो गया, रिस्क अराइज हुआ एंड अभी आपको वो प्लान से, वो जो एक्सीडेंट हुआ है उससे अभी डील करना है. तो फ्यूचर्स में ही अगर हम लोगों ने थोड़ा बहुत पास्ट में ही अगर हम लोगों ने प्लान किया था कुछ थोड़ा बहुत फ्यूचर सिचुएशन के लिए, तो ये चीज़ें जो है ये हम लोग के लिए थोड़े सिंपल हो जाएंगे, उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे. ठीक है. सो रिस्क प्लानिंग में आपने जो भी टाइप के रिस्क एनालाइज किए, सबसे पहले उसको अवॉइड करने का ट्राई करेंगे, या फिर अगर वो आता है तो उसका इफेक्ट कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड कंटिजेंसी प्लान, मतलब वो आ गया है अभी, उनका इम्पैक्ट हम लोग के प्रोजेक्ट पे हो गया है, अब इसमें से आगे बाहर कैसे निकलना है उसका प्लानिंग. तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज टू हेल्प मैनेज रिस्क. कौन से स्ट्रेटेजीज रहेंगे, विल अंडरस्टैंड दैट. Now, after this, next we have is this part जहाँ पे अभी हम लोग strategies plan करेंगे, जहाँ पे हम लोग रिस्क को मैनेज कर सके. तो सबसे पहला क्या आपको बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल, सॉरी, सो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. ये सबसे पहला एक रिस्क हो सकता है ना. तो उसमें आपको क्या बोला है, वी सपोज टू प्रिपेयर अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट विथ सीनियर मैनेजमेंट्स, like how the project is making very important contribution, और वो देखेंगे. और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो हम लोग कौन से important functions है. ठीक है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग को क्या करना है, एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है फॉर अ सीनियर मैनेजमेंट.
जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि कौन से हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस गोल्स जो आपको अचीव करने हैं, और उसके लिए अगर आप कहीं पे अगर प्रोजेक्ट बजट में कट करते हो तो भी कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, ये बताएंगे हम लोग। रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम, अलर्ट कस्टमर्स टू पोटेंशियल डिफिकल्टीज। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि हम लोग के पास कोई स्पेसिफिक, यहाँ पे आपको क्या दिया है, अलर्ट अ कस्टमर टू पोटेंशियल डिफिकल्टीज एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ डिलेज एंड इन्वेस्टिगेट बाइंग इन कंपोनेंट्स। बाइंग इन कंपोनेंट्स मतलब थर्ड पार्टी हम लोग एपीआईज जो कनेक्ट करेंगे, और कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम लोग साथ में अटैच करेंगे। यहाँ पे सब कुछ हम लोग खुद से नहीं बनाएंगे, ये तो बहुत क्लियर है। तो सबसे पहले तो क्या हो सकता है, रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आप जो स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं वो स्किल्ड स्टाफ नहीं है, मतलब आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं दैट्स अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई एक एम्प्लॉयज को विदाउट ट्रेनिंग और विद वेरी मिनिमम ट्रेनिंग आपका सॉफ्टवेयर यूज करने आ जाएगा। स्टाफ इलनेस, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और एक कॉमन इशू है जो हमेशा आता है, हर कोई जगह पे आपको मिलेगा। सो रीऑर्गेनाइज द टीम, हम लोग बैकअप में कोई ना कोई एक दूसरे स्टाफ रखेंगे। जैसे हम लोग के मेन डेवलपर्स है, अगर ये अगर कभी बीमार पड़ रहे हैं, उनके फैमिली में से कोई बीमार है, सो नाउ दे आर नॉट कमिंग ऑन जॉब फॉर सम टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, वी रीऑर्गेनाइज द टीम सो दैट देर इज मोर ओवरलैप ऑफ अ वर्क एंड पीपल देयर फॉर अंडरस्टैंड ईच अदर्स जॉब, है ना। दो टीम को हम लोग साथ में रखेंगे। सो क्या हो गया, अगर जॉब आपका काम जो है वो ओवरलैप हो रहा है, मतलब दो टीम को आपस में पता है कि कौन से टीम में क्या काम चल रहा है। सो बाई चांस अगर टीम वन में से अगर कोई उसका मेन जो लीड डेवलपर है, मैनेजर है, वो नहीं आ रहा है, सो टीम टू में जो टीम लीडर है ही कैन हैंडल दिस टीम एज वेल। Defective component, replace potential defective components with bought-in component known for the reliability. So हम लोग उन्हें defective component find out करना है। अब ये defect remove करने का जो point है वो कभी आएगा, by testing, simple है। So we have reused some components, और ये जो components आपने reuse किए उसमें defects मिले, या फिर कोई new component के अंदर भी defect हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो रीयूज्ड कंपोनेंट में आएंगे, लेकिन मेनली कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि आप जब कोई दूसरे प्रोजेक्ट में से कुछ कंपोनेंट्स अपने न्यू प्रोजेक्ट में ला रहे हैं तो वो टाइम पे ऐसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं। देन रिक्वायरमेंट चेंज, ये तो बहुत सिंपल है। तो अभी क्या हो गया कि रिक्वायरमेंट में चेंज हो गया, तो जो भी आपने कुछ असेसमेंट किया था, जो भी आपने डिज़ाइंस बनाए थे, वो सब में अभी चेंजेस हो गए। सो डिराइव ट्रेसेबिलिटी इन्फो टू असेस रिक्वायरमेंट चेंज इम्पैक्ट, मैक्सिमाइज इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन द डिज़ाइन, ये होगा। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में क्या बोला है, प्रिपेयर अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट जहाँ पे फॉर सीनियर मैनेजमेंट शोइंग हाउ द प्रोजेक्ट इज मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द गोल ऑफ द बिजनेस। सो उससे क्या होगा कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसमें कहीं ना कहीं हम लोग उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट विच वी आर डेवलपिंग, बाय जस्ट मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प अस आवर बिजनेस ग्रोथ। और उससे दे विल शो देयर इंटरेस्ट, या फिर कोई जो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट के पार्ट रहेंगे जो इसमें इंटरेस्ट रहेंगे उनके साथ हम लोग डील करेंगे डायरेक्ट। सो क्या होगा कि हम लोग अगर कोई टूल्स की ज़रूरत है, कोई फाइनेंस या बजट की ज़रूरत है, तो कोई क्विकली रिस्पॉन्ड करने वाला होना चाहिए। डेटाबेस परफॉर्मेंस, इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग अ हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में एक थर्ड पार्टी डेटाबेस हैंडलिंग के लिए हम लोग मेंटेन करेंगे। जैसे वी माइट बी यूजिंग बिग डेटा एनालिसिस। देन अंडर एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम, वी थॉट कि ओके 3 मंथ्स में हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी वॉज टू हाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी वॉज टू हाई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हो गया। स्टार्टिंग में आपने ये कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉपरली जज नहीं कर पाए थे। सो दिस आर द मेन पॉइंट्स। देन नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, वी नेक्स्ट वी हैव इज रिस्क मॉनिटरिंग।
तो रिस्क मॉनिटरिंग में अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, असेस ईच आइडेंटिफाइड रिस्क रेगुलरली टू डिसाइड वेदर और नॉट इट बिकमिंग लेस और मोर प्रोबेबल, है ना। तो रिस्क जो भी टाइप के अलग अलग रिस्क हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे उसको हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि अभी कौन से टाइप के रिस्क है जो सिस्टम में आने के चांसेस बढ़ गए, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग वो रिस्क को सॉल्व करने के लिए या उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज करने पे काम करेंगे। बस वही है। सो ऑल्सो असेस वेदर द इफेक्ट ऑफ द रिस्क हैव चेंज्ड, ईच की रिस्क शुड बी डिस्कस्ड। लाइक यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लोगों ने रिस्क टाइप्स कौन से देखे थे, टेक्नोलॉजी, सो लेट डिलीवरी ऑफ हार्डवेयर और सपोर्ट सॉफ्टवेयर में रिपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मतलब आपको जो न्यू टेक्नोलॉजी, लाइक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दिया और उसके साथ में अभी हम लोग क्लाउड सपोर्ट लेके आए, तो बेस्ड ऑन विच मुझे सपोर्ट सॉफ्टवेयर्स अपडेट करने थे, लेटेस्ट उनके जो वर्जन है उस पर, वो हम लोग नहीं कर पाए, या उसके लिए जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड था हम लोग को, रैम जो है वो DDR3 से DDR4 करना था, मिनिमम 16 GB रैम रिक्वायर्ड था, ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड था, ये सब अब हम लोग नहीं लेके आ पाए। नेक्स्ट इज पीपल। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टीम मेंबर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या फिर वो जो एफर्ट्स डालते हैं उसके अगेंस्ट उनको उतना अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, सो नाउ दे आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट इट, हो रहा है नहीं हो रहा है, इट्स ओके, वी डोंट केयर। सो पीपल का द एम्प्लॉयज या स्टाफ जो है उनका मॉरल जो है वो काफ़ी पुअर है, आपस में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी पुअर है। सो मतलब एक ऑफिशियल रिलेशनशिप्स होने चाहिए जो, अब आपस में ही अगर वो झगड़े कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स तो आएंगे ही नहीं। देन ऑर्गेनाइजेशनल में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गॉसिप, लैक ऑफ एक्शन बाय सीनियर मैनेजमेंट, वो कोई सुनते नहीं है, दे ओनली इफ उनको शॉर्ट टर्म में कहीं प्रॉफिट हो रहा है देन ओनली दे विल invest something, so they are also not actively taking part in this. Then tools है हम लोग के पास, so यहाँ पे क्या बोला है, reluctance by team members to use tools, complain about case tools हो सकते हैं जहाँ पे high powered workstations पे हम लोगों ने डिमांड किए थे वो नहीं मिले हम लोगों को, एंड उसके साथ में केस टूल्स बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वैसे कोई सॉफ्टवेयर्स हम लोग के प्रॉपर चल नहीं पाए। देन नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट जो है वो कस्टमर के साइड से पता चला कि रिक्वायरमेंट में चेंजेस हुआ और वो रिक्वायरमेंट जो है वो आपने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने सिस्टम पे, सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। देन एस्टिमेशन, फेलियर टू मीट द अग्रीड शेड्यूल और क्लियर डिफेक्ट्स नहीं कर पाए, तो उससे आपके एस्टिमेशन जो है वो अभी क्या हो गए, बढ़ गए। ओके, सो दिस आर द पॉइंट, ये उसकी की पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट्स इट, वी आर डन विद दिस टॉपिक। की पॉइंट्स का मतलब है जो भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उसका ये समरी है। नेक्स्ट वी हैव इज मैनेजिंग अ पीपल। सो यहाँ पे अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन वी आर डीलिंग विद समथिंग, सो मैनेजिंग पीपल प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। आपको लोगों को संभालना है, लोगों को साथ में लाना है। अगर आप अपने स्टाफ को प्रॉपर अगर हैंडल नहीं कर पाए, सो दैट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम। पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। अगर आप लोगों को साथ में नहीं रख पाए, सो क्या होगा कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बीच में कोई लोग आ रहे हैं, वापस बीच में से थोड़े लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज जैसे ही उनको अगर कहीं और प्लेस पे सैलरी हाइक मिल रहा है, आपके पास वो 1 साल बॉन्ड पे है, जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो गया, सैलरी हाइक मिल गया, दिस स्विच टू सम अदर प्लेस, खत्म। सो दिस स्टार्टेड क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम नाउ। क्यों? बिकॉज आप जो अपना स्टाफ है उसको प्रॉपरली रख नहीं पा रहे हो, एंड एज अ रिजल्ट वो थोड़े टाइम आपके पास रहेंगे और जैसे ही हाइक मिल रहा है दे आर स्विचिंग टू सम अदर प्लेसेस। सो इससे क्या होगा कि कोई एक प्रोजेक्ट में कंटिन्यूअसली कोई सर्टन स्टाफ कांस्टेंट रहेंगे ही नहीं। तो अगर स्टाफ, इफ स्टाफ कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज, सो आपका प्रोजेक्ट जो है वो अननेसेसरीली और डिले हो जाएगा, क्योंकि एवरी अदर पर्सन हु इज कमिंग ही इज नॉट अवेयर अबाउट व्हाट प्रोजेक्ट और व्हाई दैट प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। वापस वो स्क्रैच से सब कुछ समझेगा और वो लिमिट तक आएगा, थोड़ा वर्क करेगा, वापस अगर वो छोड़ के जा रहा है या और कोई छोड़ के जा रहा है,
तो कोऑर्डिनेशन मिसमैच होता है और उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो सक्सेस होने वाला था वो भी अभी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उसमें भी फॉल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स. टास्क ऑफ द मैनेजर आर एसेंशियल. एज यू कैन सी यहाँ पे क्या बोला है, पीपल ओरिएंटेड टास्क जो है वो होने चाहिए. आप अपने लोगों को समझो. अब आप अगर उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे, उनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, हम लोगों को ये बात याद रखना है कि एक पॉइंट के बाद में सेल्फ एस्टीम प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल. सो इफ वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग आवर पीपल मच, या फिर इफ वी आर नॉट लिसनिंग टू देयर न्यू आइडियाज और देयर सजेशंस और देयर प्रॉब्लम्स during the project development या project analysis requirement gathering, जो भी points है. So listening to your employee, appreciating them during a failure, supporting them, ये कुछ important facts होते हैं. कुछ आपने बहुत बार सुने भी रहेंगे, अलग अलग places पे हम लोग देखते भी है ये. So ये चीज़ें होनी चाहिए. अगर ये proper workout नहीं होता है ना, then that starts creating a problem. ठीक है. सो यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव दिस पार्ट लाइक पुअर पीपल मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू अ प्रोजेक्ट फेलियर. तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, पीपल मैनेजमेंट फैक्टर. कंसिस्टेंसी. टीम मेंबर्स शुड ऑल बी treated in a comparable way without favorite or discrimination. That is most important part. कंसिस्टेंसी होना चाहिए सबके बीच में. रिस्पेक्ट फॉर ऑल. इंक्लूजन. इन्वॉल्व ऑल टीम मेंबर्स. अगर कोई न्यू चेंजेस हो रहे हैं, कोई न्यू सजेशंस हम लोग ले रहे हैं, तो सबको आप इन्वॉल्व करो. ऐसा ना हो कि एक को आपने इन्वॉल्व किया, दूसरे को पता ही नहीं है. देन इट माइट पॉसिबल ना कि आप हर किसी के व्यूज रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे या किसी के व्यूज आप पूछ ही नहीं रहे. देन ऑनेस्टी. अब कोई अगर अच्छा कर रहा है तो आप ऑनेस्टली उनको अप्रिशिएट करो सबके सामने. और अगर कोई अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो सबके सामने इंसल्ट करने से बेटर है कि आप इंडिविजुअली उनके साथ डील करो, उनको पूछो कि क्या प्रॉब्लम है. अगर ज़रूरत है तो आप वापस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या चेंजेस कैसे कर सकते हैं, आप वो पॉइंट ऑफ व्यू से वापस हम लोग बात करेंगे. देन मोटिवेटिंग द पीपल, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो ये देखो, अभी ये जो है ना, यहाँ पे हम लोग कोई बहुत नए यूनिक टॉपिक नहीं ला रहे. मोटिवेटिंग पीपल में क्या बोला है, बेसिक नीड्स रहते हैं हर किसी के, फूड एंड स्लीप. बट पर्सनल नीड्स जो है वो क्या होता है, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम. सोशल नीड्स क्या होता है कि आपको भी कोई एक ग्रुप में लोग एक्सेप्ट करें. तो आपका जो डेवलपमेंट ग्रुप है, आप अगर कहीं पे वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपका एक टीम होगा. वो टीम अगर आपको एक्टिवली अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपको वो टीम का अगर पार्ट वो फील नहीं करा रहा है, तो आप भी वो टीम का पार्ट नहीं बन पाएंगे एंड वो साथ में एज अ टीम हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे. दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ह्यूमन नीड्स हायरार्की में क्या बोला है, सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स, बराबर है. देन एस्टीम. सो अपना रिस्पेक्ट. देन आप टीम का पार्ट अगर नहीं बन पा रहे हो तो वो भी एक प्रॉब्लम रहेगा. सेफ्टी नीड्स, मतलब अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ तो मेरा फ्यूचर, मेरे फैमिली का फ्यूचर कितना सिक्योर है, वो आएगा. देन फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब उसके बाद में बेसिक हम लोगों के सारे बाकी के जो नीड्स है वो आएगा. मतलब मुझे पैसा मिल रहा है, ये वो. सो मेनली अगर आप देखेंगे ना, एक पॉइंट के बाद में व्हाट वी मोर थिंक अबाउट इज सेल्फ एस्टीम एंड सोशल नीड्स, है ना. ये सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं. और सेल्फ रियलाइजेशन कि मतलब अगर मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन का उतना वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है क्या. दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ नीड सेटिस्फेक्शन. यहाँ पे क्या बोला है, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रुप बेसिक फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आर नॉट एन इशू. क्योंकि अगर मैं एक कंपनी से, अगर मुझे अगर डेवलपमेंट आ रहा है, आई हैव सम और द अदर कंपनी रिक्रूटेड मी, मेरे पास 2 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर एक कंपनी अगर मुझे नहीं भी अगर रख रहा है, या इफ आई लेफ्ट वन इंस्टीट्यूशन, तो भी मुझे कोई ना कोई दूसरे प्लेस पे तो जॉब मिल ही जाएगा. दैट्स वेरी सिंपल. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव सोशल नीड्स लाइक प्रोवाइड अ कम्युनल फैसिलिटीज, बराबर है. अलाउ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाया सोशल नेटवर्किंग लाइक व्हाट्सएप पे, फेसबुक से, कहीं ना कहीं हम लोग एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वे प्रोवाइड कर दो, तो हम लोग हर एक टीम मेंबर से इंडिविजुअली भी बात कर पाए. एस्टीम. रिकग्नाइजेशन ऑफ अचीवमेंट्स, अप्रिशिएशन
अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स सबको मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, अचीवमेंट्स उनको मिलने चाहिए, रिकग्नाइज करो। ऐसा ना हो कि टीम मेंबर्स कुछ काम करे और उनका सारा क्रेडिट जो है वो टीम लीडर लेके जा रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब उनको खुद के ऊपर सबसे पहले तो भरोसा आना चाहिए कि वो कुछ जॉब कर रहे हैं, वो उनके लेवल का है, उनको जैसे करना था वैसा है, या फिर वो कर भी सकते हैं, और उसके लिए ट्रेनिंग एंड मेक देम रिस्पॉन्सिबल। देन नेक्स्ट इज इंडिविजुअल मोटिवेशन। एक अच्छा सा स्टोरी पढ़ लो, वही है। एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है जो अभी अपने कंपनी में है। अब ये देखो, ये इंडिविजुअल मोटिवेशन एक स्टोरी टाइप है। जो भी आपने कहीं पे फेसबुक पे यहाँ वहाँ पढ़ा रहेगा वो लिख देना। अच्छा है, यहाँ से आप पढ़ोगे एक बार में समझ में आ जाएगा। अब पर्सनालिटी टाइप्स। द नीड्स हायरार्की इज ऑल्सो सर्टेनली। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हर किसी का वेज जो रहता है वो अलग रहता है। सो मोटिवेशन शुड ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट डिफरेंट पर्सनालिटीज, एवरी वन इज डिफरेंट। टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। सेल्फ ओरिएंटेड होना चाहिए। आप देखो कि बीच बीच में हम लोग अगर हम लोग एमएनसीज में जाते हैं ना, तो आपने वहाँ पे देखा रहेगा उनके भी, जैसे हम लोग कॉलेज में होते हैं तो हम लोग के कैसे ट्रिप होते हैं, वैसे उनके भी ट्रिप होते हैं। दे ऑल्सो हैव रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस। अपने यहाँ पे वो PS4 स्टेशंस रखे रहेंगे, कहीं पे आपको अलग से एक अलग से रूम रहता है कि अगर आप सपोज 10-12 आवर्स अगर वर्क कर रहे हो तो आप जाके थोड़े टाइम वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। बेड लगे रहते हैं तो आप वहाँ पे जाके सो भी सकते हो थोड़े टाइम। या फिर ऐसे अ, आराम चेयर जैसा रहता है वैसा ही रखा रहेगा, सो आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। कैरम, चेस, ये सारे फैसिलिटी रहते हैं। जिम रहता है, तो आप जाके अगर चाहिए तो फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं। ये सारे फैसिलिटीज रहते हैं। तो ये अभी क्या है कि आप टास्क ओरिएंटेड में क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग सिर्फ उनको जो काम, जो पर्पस के लिए हम लोगों ने हायर किया वो होगा। सेल्फ ओरिएंटेशन में अभी हम लोग, आप देखो कि स्पोर्ट्स जो है, आप जितना स्पोर्ट्स में एक्टिव रहेंगे उतना आपका माइंड फ्रेश होता है, बॉडी उतना एक्टिव होता है। तो हम लोग ऐसे कंपटीशन रख सकते हैं, जैसे कॉलेजेस में हम लोग के इवेंट्स होते हैं। सो इवेंट्स जो है वो सिर्फ टाइम पास का एक वे नहीं है। आप देखो कि इवेंट से देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो सपोज स्टडीज में अगर बेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेटर करके दे फील कि हाँ दे दे आर बेटर कंपेयर टू अदर पीपल। सो अगर कोई टॉपर है जो सिर्फ स्टडीज में टॉपर है, बट उसी के सामने वी हैव सम स्टूडेंट्स जो स्टडीज में टॉपर नहीं है, बट यहाँ पे वो इवेंट्स में अलग अलग जो हम लोग के कोई गेम्स रहेंगे उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग देम, तो अभी उनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये मेन चीज़ रहता है। और आपस में एक ट्यूनिंग बनता है। ठीक है। इंटरेक्शन, आप देखो कि अगर आप कोई एक न्यू कंपनी में जॉब पे जा रहे हो एंड बाद में उनका एक ट्रिप जाता है या एक इवेंट उनका होता है ऑफिस में। तो इवेंट्स का मतलब क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग साथ में आएंगे, कोई एक इवेंट करेंगे। अभी आपका कोई एक क्रिकेट का टीम है, तो आप लोग साथ में एज अ वन टीम खेल रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, तो आपस में पहचान बनता है, एक ट्यूनिंग बनता है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और बहुत बार हम लोग ऐसे लोगों को कैप्टन बनाते हैं ना, जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, या जो पब्लिकली ज़्यादा फ्रंट स्टेज नहीं लेते। मेन ये पर्पस रहता है। तो मैं ऐसे किसी को कैप्टन बनाऊंगा, ऐसे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा जो कभी ना कभी है ना, ऐसा सोशल गैदरिंग से छुपते हैं, या फ्रंट फुट पे आके कहीं पे खुद का स्टैंड, या फिर कोई कोई टास्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो उनमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये भी एक पॉइंट रहता है। इंटरेक्शन ओरिएंटेड होगा। इंटरेक्शन ओरिएंटेड तो बहुत प्रॉपर है। एक दूसरे के साथ अलग अलग वे में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। Then motivation balance. Individual motivations are made up of element of each class. The balance can change depending on personal circumstances and external events.
अब मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या सिचुएशन है, क्या प्रोजेक्ट है, और उसके बेस के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग चेंजेस अप्लाई करने की ट्राई करेंगे. नाउ पीपल आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड बाय पर्सनल फैक्टर बट ऑल्सो बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रुप और अ कल्चर. है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैंने आपको कोई ग्रुप का पार्ट बनाया, नाउ दैट ग्रुप इज वर्किंग फाइन, या उनके ग्रुप मेंबर्स जो है वो आपस में प्रॉपरली इंटरैक्ट कर रहे हैं, बहुत फ्रेंडली है, तो न्यू मेंबर्स जो आएंगे ना वो भी वैसे ही रहेंगे. अब आप देखो, हम लोगों का कॉलेज में जो क्लासरूम्स होता है, जो क्लासेस होते हैं, दोज आर क्लासेस स्टूडेंट्स के, हम लोग के जो 50-60 स्टूडेंट्स हैं. तो अब ये एक ग्रुप है. तो अब इसमें अगर जब कोई अगर न्यू स्टूडेंट आ रहा है और वो देखता है कि ये जो ग्रुप है, जो क्लास में जो स्टूडेंट्स है, वो आपस में बहुत इजीली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चाहे वो हर जगह पे पार्टी करने के लिए एक साथ में ना जाते हो, लेकिन एज अ ग्रुप दे दे आर देयर. कॉलेज में अगर कुछ इवेंट है, कुछ चीज़ें हैं, तो दे आर देयर एज अ ग्रुप. लेकिन अगर स्टार्टिंग में आके उसको पता चल रहा है कि कॉलेज में जो हम लोग के 50-60 स्टूडेंट्स है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो नए आएंगे वो भी वही सेम पैटर्न सीखेंगे. गेटिंग. और ये हम लोग को किससे पता चलता है? सीनियर्स से. तो अगर सीनियर्स ही अगर एज अ ग्रुप अगर वो कल्चर फॉलो नहीं कर रहा है तो आगे भी नहीं होगा. टीम वर्क, एज आई सेड, इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब देखो, ये जो बेसिक पॉइंट्स है, ये कोई हम लोगों के आईटी के पॉइंट्स नहीं है कि आपको मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सप्लेन करूँ. सो टीम वर्क में क्या आएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहेंगे. अब मल्टीपल डेवलपर्स जब साथ में काम करेंगे ना, तब जाके हम लोगों का कोई एक टास्क जो है वो अचीव होगा. इट्स नॉट लाइक कि इंडिविजुअल कोई डेवलपर के बनाने पे ही वो टास्क अचीव हो रहा है ना. सो नेवर वन शुड थिंक कि मेरे वजह से ही ये कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है. सो इन टीम वर्क, ऑल सपोज टू वर्क एज अ सिंगल टीम. एक दूसरे के साथ लोग बात कर सके, ये सारे फ्लेक्सिबिलिटीज होने चाहिए, वही मेन पॉइंट्स है. ग्रुप में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए. एक स्टोरी आपको दिया हुआ है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीम, पीपल इन द ग्रुप, आपको सबके साथ मिक्स होना है, बराबर है. अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे कि यू नीड टू मिक्स ऑफ अ पीपल इन अ प्रोजेक्ट ग्रुप, अलग अलग कैटेगरी के लोग रहेंगे. नाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ मिलेंगे जहाँ पे आपको निगोशिएट करना है क्लाइंट के साथ, डेवलपमेंट करना है, टेस्टिंग करना है, डॉक्यूमेंटेशन बनाना है. तो ये सारे लोग जो है वो साथ में एज अ ग्रुप काम करते हैं, है ना. ये सबकी ज़रूरत होती है हम लोगों को. तो जब ये आपस में ये सबके बीच में जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, कॉपरेशन रहेगा, तभी जाके एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी बनेगा. देन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला है, अ ग्रुप शुड बी ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू द बेस्ट ऑफ देयर abilities and a task can be completed as expected. देन सेम वे, एक कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए हम लोग के जो भी ग्रुप मेंबर्स रहेंगे उनके बीच में, है ना. बाकी के जो स्टेक होल्डर्स है, तो डेवलपर्स अगर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, तो उनका बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन एंड वाइस वर्सा. टेस्टिंग टीम का भी डेवलपर के साथ में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, डेवलपर का डिज़ाइनर के साथ भी कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए. ये पॉइंट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं. Selecting a group member, as we know कि selecting a right people for the job, that is very much required. तो आप अगर किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं और वो अगर करेक्ट पर्सन नहीं है फॉर योर जॉब, देन दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम. लाइक आप किसी को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड, ही शुड बी इंटरेस्टेड इन सच जॉब्स. अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है वो सिमिलर टाइप के जॉब पे, तो आप कुछ भी कर लो, वो क्या होगा, वो काम करेगा ही नहीं. गेटिंग. सो आप जिसको अगर
आप जिसको आप हायर कर रहे हैं ना, वो लोग जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड होने चाहिए. ओके, जस्ट 1 मिनट. हाँ, ओके. सो आफ्टर दिस नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोगों का असेंबलिंग अ टीम. सो यहाँ पे टीम असेंबली में क्या आ रहा है? एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टिंग अ ग्रुप मेंबर्स. तो आपको एक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत रहती है. मतलब आप अगर एक डेवलपमेंट टीम अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट टीम में सारे एक्सपीरियंस ना हो या सारे फ्रेशर्स ना हो. अब अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आप रखेंगे तो उनके ही ईगो आपस में क्लैश होंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, वी क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन देम. बैलेंस का मतलब क्या है कि एकदम एक्सपीरियंस लोगों को भी नहीं रखेंगे और एकदम फ्रेशर को भी नहीं नहीं रखेंगे. सो ऐसा कोई हम लोग का टीम होना चाहिए. दैट्स फर्स्ट थिंग. आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव कि आपको ये भी देखना है कि अगर कोई पर्सन डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्टेड है तो आप उसको टेस्टिंग के लिए सिलेक्ट मत करो, एंड वाइस वर्सा. असेंबलिंग अ टीम मे नॉट बी पॉसिबल टू अपॉइंट अ आइडल पीपल टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट. बराबर है. तो अभी हम लोग एक हाईली पेड स्टाफ ढूंढ के आएंगे और वो ही वर्क करेगा, ये ज़रूरी नहीं है. क्योंकि हर कोई एक्सपीरियंस लोगों को अगर हम लोग ला के अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट कराएंगे तो आपके बजट में प्रोजेक्ट कभी नहीं होना. तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी सपोज टू हायर वन और दी अदर कॉलेज ग्रेजुएट्स जो जस्ट पास आउट हुए हैं या जिनको एक आध साल का एक्सपीरियंस है, बिकॉज दे आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर अस. अभी आपके पास अभी जॉब नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स व्हाई द कॉलेज स्टूडेंट्स आर रेडी टू वर्क फॉर लेस पे. मतलब आपके लिए स्टार्टिंग जो पे होगा, अगर समवन पेज यू 15 या 25,000, दैट्स अ स्टार्टिंग पे. वो आपके लिए इनफ है, क्योंकि आपको ना एक्सपीरियंस है ना फिलहाल आपके पास कोई चॉइसेस है. तो आप वर्क कर लोगे. लेकिन अगर मैं कोई एक्सपीरियंस पर्सन को अगर ढूंढने जाऊंगा जिसका सैलरी अगर 1 लाख 1.5 2 lakhs है, तो ऑफ कोर्स इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर सच अ लो पे. और अगर मैं उनको अगर हायर कर रहा हूँ तो उनके पास से जब मैं डेवलपमेंट अगर करा के लूंगा तो एट दी एंड अगर मैंने ऐसे 10 लोगों को हायर किए जिनका मंथली सैलरी अगर 1 लाख है, तो मेरा 10 लाख तो मेरा सैलरी चले गया एक महीने का. अगर 2 महीना काम करेंगे तो 20 लाख मेरा सैलरी गया उनका ही. तो आप देखो कि अगर इतना ज़्यादा अगर मेरा सैलरी जा रहा है तो उसमें फिर मेरा प्रोजेक्ट का जो बजट है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो इसके लिए भी सपोज टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं. और हर हर टाइम इतने एक्सपीरियंस लोगों को सिलेक्ट करना ये भी पॉसिबल नहीं रहेगा. सो वी सपोज टू सिलेक्ट अ बेसिक स्टाफ, और उनको फिर हम लोग क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे कहीं ना कहीं आगे, मतलब ट्रेन करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है, ग्रुप कंपोजिशन. ये बहुत ज़रूरी है. टास्क ओरिएंटेड, एवरीवन वांट्स टू डू देयर ओन थिंग. सेल्फ ओरिएंटेड, एवरीवन वांट्स टू बी द बॉस. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं टीम मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे. और वी कैन से कि ओके, फॉर दिस टास्क इज ये पर्सन जो है वो ये काम करेगा, फॉर दिस टास्क ये पर्सन वो काम करेगा. देन इंटरैक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए. लेकिन इंटरैक्शन ओरिएंटेड में ऐसा भी ना हो कि हम लोग इतने ज़्यादा फ्रेंड्स बन गए कि आपस में काम छोड़ के हम लोग टाइम पास ही कर रहे हैं. तो इंटरैक्शन होना चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. देन एन इफेक्टिव ग्रुप हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल टाइप पीपल, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रहेंगे, फ्रेशर्स भी रहेंगे, एंड ऐसे भी रहेंगे जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और एकदम फ्रेशर भी नहीं है. और साथ में हम लोगों के पास सर्टन ऐसे भी रहेंगे जो बहुत इजीली लोगों को हैंडल कर सकते हैं.
तो देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस. सो दिस कैन, यहाँ पे क्या बोला है, एन इफेक्टिव ग्रुप एज अ बैलेंस ऑफ ऑल टाइप. दिस कैन बी अ डिफिकल्ट टू अचीव. अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर ऑफन टास्क ओरिएंटेड. सो यहाँ पे आपको दिया है, आपको यहाँ पे क्या बोला, इन क्रिएटिंग अ ग्रुप हम लोग के पास क्या है, वी हैव मल्टीपल पीपल. तो अब कोई कोई जो है वो इंटरेक्शन में बहुत स्मूथ है, कोई कोई टास्क सेल्फ ओरिएंटेड है, मतलब उनके उनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है. थोड़े बहुत हम लोग के पास है जो प्योरली टास्क ओरिएंटेड है ना. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल वी हैव. देन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, अगेन सिमिलर टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स पॉइंट्स है. सो की क्वेश्चन क्या है इन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो टेक्निकल पर्सन है क्या, वो क्रिटिकल डिसीजंस कैसे ले सकता है, अगर उसके ग्रुप में कोई लोग है तो वो टाइम पे वो सबको साथ में लेके चल रहा है क्या, ये लीडरशिप स्किल्स है क्या उसके पास, ये सारे पॉइंट्स आएंगे. देन फॉर अ स्मॉल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रुप्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मली. मतलब अगर छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, छोटा सा हम लोग का स्टार्टअप कंपनी है, तो वो टाइम पे तो एक इजीली हम लोग साथ में ही सब सामने सामने ही होंगे और एक ग्रुप बन जाएगा. लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स जब रहते हैं, मतलब आपका एक कंपनी है और उसके मल्टीपल ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट्स में, एक ब्रांच मुंबई में महाराष्ट्र में है, दूसरा अभी पूना में है, थर्ड दिल्ली में है, फोर्थ कोलकाता में है, फिफ्थ और कहीं पे है. तो वी आर देयर इन मल्टीपल स्टेट. सो अभी क्या बोला है, ऐसे जब बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, सो देयर मे बी एन हायरार्किकल स्ट्रक्चर वेयर डिफरेंट ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट सब प्रोजेक्ट्स. तो वो टाइम पे कौन से सब ग्रुप्स कौन से प्रोजेक्ट की कौन से सब पार्ट बनाएंगे, ये डिफाइन करना, ये बनाना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड अजाइल डेवलपमेंट जो होता है वो इनफॉर्मल ग्रुप्स अगर रहेंगे तो उसके बेस पे अजाइल इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे बेस्ट काम कर रहा है, तो उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं पिक्चर में ले रहे हैं. मतलब डेवलपमेंट के लिए अजाइल प्रोसेस फॉलो करेंगे, एसडीएलसी का टाइप हम लोगों ने पढ़ा था. इनफॉर्मल ग्रुप मतलब ग्रुप एक्ट एज अ होल एंड कम्स टू अ कंसेंसस ऑन डिसीजन अफेक्टिंग द सिस्टम. इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या रहेगा, where a group leader serves as the external interface for the group but does not allocate a specific work item. अब याद रखो ये ग्रुप लीडर जो रहेगा ना, ही शुड बी अ पर्सन जिसके पास वो लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए. अब ऐसा कोई पर्सन को अगर मैं ग्रुप लीडर बना रहा हूँ जिनकी बात लोग सीरियसली लेते नहीं है या सुनते नहीं है, तो क्या होगा, उसका डिसीजन या वो अगर कुछ सजेस्ट कर रहा है वो करेक्ट भी होगा तो लोग सुनेंगे नहीं, है ना. तो यहाँ पे वो एक प्रॉब्लम है. नाउ यहाँ पे क्या बोला है, द वर्क इज डिस्कस्ड बाय द ग्रुप एज अ होल एंड टास्क आर अलोकेटेड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस. ये बहुत जरूरी है कि किसके क्या एबिलिटी किसके क्या एक्सपीरियंस है, उसके बेस के ऊपर वी आर अलोकेटिंग देम अ टास्क. नाउ दिस अप्रोच इज सक्सेसफुल फॉर ग्रुप्स वेयर ऑल मेंबर्स आर एक्सपीरियंस्ड एंड कम्पिटेंट. ग्रुप कम्युनिकेशन ये बहुत ज़रूरी है. नाउ ग्रुप आपके ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक गुड कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए. अगर कहीं पे किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए. हमेशा फॉर्मल फॉर्मल मतलब एक ईमेल डालो ऑफिशियल और उसी के थ्रू कम्युनिकेट करो, ये ज़रूरी नहीं है. इनफॉर्मल वे भी होना चाहिए. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, गुड कम्युनिकेशन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ग्रुप. Information must be exchanged on the status of work, design decision, and changes to a previous. Good communication also strengthens group cohesion as it promotes understanding between different group members. Group size क्या होना चाहिए, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा ग्रुप है. अगर बहुत बड़ा ग्रुप रहेगा तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ग्रुप साइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जितना बड़ा ग्रुप आप रखेंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा कम्युनिकेट करना. अब मैंने अगर एक 20-25 लोगों का ग्रुप क्रिएट किया है, दे कैन इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर, है ना. और हम लोग भी अपने आइडियाज़ या अपना कुछ वो जो है वो उनको कन्वे कर सकते हैं. लेकिन उसी के सामने अगर 200 लोगों का अगर ग्रुप होगा तो आप सोचो कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा. ग्रुप स्ट्रक्चर मेंटेन करना, ग्रुप कंपोजिशन मेंटेन बनाना, ये बहुत ज़रूरी है. मतलब अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ग्रुप कंपोजिशन कम्युनिकेशन इज बेटर व्हेन देयर आर डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप इन अ ग्रुप एंड व्हेन ग्रुप आर मिक्स्ड रेदर देन अ सिंगल सेक्स. मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉयज ही है. तो ग्रुप कंपोजिशन में आपको ये भी देखना है कि आपके पास जो डेवलपर्स है, सो अभी हम लोग डेवलपर्स को सेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. वी डोंट थिंक कि ओके गर्ल्स है तो उनको ये डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पे मत लो, बॉयज है तो इनको यहाँ पे अपॉइंट करो, कोई सिंपल प्रोजेक्ट्स है तो वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स को रखो. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है.
एंड फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, देयर हैज टू बी सम वेज, एक वर्क प्लेस जो है ना वो बेटर बनाओ जिससे लोग और एनकरेज हो। वर्क प्लेस बेटर बनाने का मतलब है कि हम लोग आपस में साथ में सेलिब्रेट करते हैं अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं साथ में। और अगर कहीं फेलियर हो रहा है तो हम लोग सबको नहीं बता रहे, हम लोग विद इन आर ग्रुप, विद इन आर फ्यू पीपल जो है उनको पता रहेगा एंड विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फेलियर एज अ ग्रुप। अगर सक्सेस होगा तो किसी एक का, किसी दो का नाम लेंगे हम लोग, लेकिन अगर फेलियर हो रहा है तो किसी एक के नाम पे नहीं धकेलना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये उसके की पॉइंट्स हो गए एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। सो सबसे बहुत सिंपल कुछ पॉइंट्स थे हम लोगों के जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। So I hope now everyone is very clear with what we have discussed till now. Just give me 1 minute. Okay, so now we'll continue. Uh, यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव इज क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग क्या पॉइंट्स पे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वालिटी मतलब आपने कुछ चीज़ें बना तो दी है लेकिन आपको उसको और बेटर वे में बनाना है। दैट्स व्हाट वी मीन बाय क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। मतलब ये क्वालिटी को मैनेज करने के लिए या क्वालिटी को और बेटर बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग प्रोसेस को और बेटर बनाना पड़ेगा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स है, दिस आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी। सो यहाँ से हम लोगों का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। सो एज यू कैन सी सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको क्या बोला है, आपको जैसे इफ वी टॉक अबाउट सम फिजिकल प्रोडक्ट like as you can see we have a mobile और a laptop। सो वहाँ पे हम लोग उसका क्वालिटी बेटर है या नहीं ये कैसे देखेंगे। आप देखो कि वी हैव सम कंपनीज जैसे एप्पल है। तो अगर इफ समवन परचेसेस मैकबुक या आईफोन, तो आप देखो कि हम लोग बोलते हैं कि ओके क्वालिटी वाइज इज समथिंग बेटर एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम few functions which are provided by a Mac that is also very better। तो बहुत सारे डेवलपर्स जो है या बहुत सारे डिजाइनर्स जो है दे एक्टिवली यूज और वर्क ऑन मैक इटसेल्फ। मैं अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मुझे मिलता है जो आपको विंडोज में नहीं मिलता है। सो अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे आपको क्या बेसिक पॉइंट्स दिए। We have a software quality management concerned with ensuring that the required level of quality is achieved in the software product, involves defining appropriate quality standard and procedures and ensuring that these are followed. Then it should aim to develop a quality culture where quality is seen as everyone's responsibility। हर किसी का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हम लोग कंपनी के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और वो स्टैंडर्ड्स कब अचीव होंगे, जब हम लोग कोई प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास लेट्स टेक अ एग्जांपल, इफ वी आर वर्किंग। अब देखो यहाँ क्वालिटी मेंटेन करना जो है ना
वो ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली हो जाएगा. सपोज वी हैव फ्रेमवर्क. सो अभी हम लोग के पास यहाँ पे कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क है. सो जब अभी मैं ये फ्रेमवर्क के साथ वर्क करूंगा ना, सो क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा. लेट्स टेक अ एग्जांपल फ्रेमवर्क. अब मेरे पास कोई एक फ्रेमवर्क है. अब ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं हम लोग के पीएचपी के. तो जब मैं ये फ्रेमवर्क के साथ वर्क करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी, वो लेवल ऑफ क्वालिटी जो है वो अचीव हो जाएगा. फॉर एग्जांपल वी हैव फ्रेमवर्क YII. ठीक है, दिस इज द फ्रेमवर्क. अब इसका अगर मैं बेसिक अगर कहीं पे देखता हूँ, लाइक यहाँ पे देखो आपको वाई फ्रेमवर्क में बताया हुआ है गेटिंग स्टार्टेड विद दिस फ्रेमवर्क, कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे हम लोग. तो ये क्या बता रहा है आपको, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ना, आपके पास ये देखो, ये आपका होम पेज रेडी रहेगा. ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज योर बेसिक होम पेज. अबाउट, कॉन्टेक्ट एंड लॉग इन, ये 4 चीज़ें जो है ये आपके रेडी रहेंगे. और इसके आगे के जो चीज़ें वो हम लोग बनाएंगे. और उसके लिए भी आपको एक बहुत बड़ा एक डेटाबेस बैकएंड में प्रोवाइड करेगा वो. देन कैसे इंस्टॉल करना है ये आपको यहाँ पे बता रहा है वो. तो उसके स्टेप्स यहाँ पे आपको मिलेंगे. आप विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक पे कहाँ पे उसको इंस्टॉल करेंगे वो बताएगा. सो आप देखो हर एक चीज. देन टेस्टिंग, एज यू कैन सी हियर, यूनिट टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट कैसे होगा, उसके बेसिक पॉइंट्स दिए आपको. सो दैट मीन्स एक फ्रेमवर्क जब मैं यूज कर रहा हूं ना, तो स्टैंडर्ड हम लोगों के जो जो गाइडलाइंस होते हैं फॉर अ डेवलपमेंट, वो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बहुत प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो हो जा रहा है. सो बिकॉज ऑफ वाई टेस्टिंग फ्रेमवर्क, आपको यहाँ पे क्या बोला है, पीएचपी यूनिट. कहीं ना कहीं हम लोग के पास यूनिट टेस्टिंग के लिए ये पार्ट है. सो वेलकम टू पीएचपी यूनिट. अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रोग्राम ओरिएंटेड टेस्टिंग फ्रेमवर्क है. सो अब देखो, जब मैं कुछ डेवलपमेंट कर रहा हूँ, उसके साथ में ये स्टैंडर्ड वे में फॉलो करूंगा टेस्टिंग के लिए, है ना. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक ई बुक आप ले सकते हो. कैसे मिलेगा उसके लिए, आप यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं. वही सेम, आप कैसे यूज करेंगे, कौन से स्पेसिफिक पीएचपी के वर्जन है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है, वो दिया हुआ है. सो वी कैन टेक, लाइक वी हैव अ डॉक्यूमेंट ऑल्सो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. यहाँ से आपको उसका मैनुअल भी मिल जाएगा एज द लिंक गिवन हियर, है ना. तो आप देखो कि यहाँ से अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा कम्युनिटी भी मिलेगा और यहाँ से आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा. सो वी हैव सो मेनी थिंग्स अवेलेबल. तो जब अगर मैं ऐसा कोई अगर फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ ना, तो उससे क्या होगा कि मेरा बहुत सारा काम जो है वो सिंपल हो जाएगा, गेटिंग. और उससे मैं बहुत इजीली अपने सॉफ्टवेयर में अज्यूम कर सकता हूँ कि जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन हो गया. सो हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव सिलेक्टेड अ फ्रेमवर्क. टेस्टिंग के लिए पीएचपी का ही यूनिट जो है, पीएचपी यूनिट जो है वो हम लोगों ने यूज किया. अब उसके जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं वही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे. सो जब अगर वो स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब जिसने भी वो यूनिट टेस्टिंग के लिए पीएचपी यूनिट बनाया है, उन्होंने अपने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस किए, बाकी लोगों के प्रॉब्लम्स देखे और उसके बेस के ऊपर फाइनल आउटपुट बनाया. सो वी हैव अ वेरी यूनिक वे. सो यहाँ पे याद रखो, जब सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात आती है तो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे फ्रेमवर्क्स फॉलो कर रहे हैं और इनका फोल्डर आर्किटेक्चर होता है. यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, सो ये फोल्डर आर्किटेक्चर. आप देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जब बनता है ना, तो बैकग्राउंड में कितने बहुत सारे फोल्डर्स बन रहे हैं, सबस्क्रिप्ट्स बन रहे हैं. तो ये क्या है, लाइक वी हैव हियर एक सीएसएस के लिए अलग से एक फोल्डर बन रहा है आपका, टेस्टिंग के लिए अलग बन रहा है, सीएसएस के लिए अलग बन रहा है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपके अलग है, पीएचपी के मेन आपके वेबसाइट्स के फाइल्स जो है वो यहाँ पे रहेंगे, लेआउट यहाँ पे,
बाकी कुछ CSS के आपके जो डिजाइन बनेंगे वो यहाँ पे बनेंगे। सो ये क्या हो रहा है, हम लोग अलग अलग वे में चीजों के साथ वर्क करने का ट्राई कर रहे हैं, और ये वे में जब आप चीजों को सेग्रीगेट करके रखेंगे तो आपका जो टीम है ना, वो टीम को बहुत इजीली पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आपको और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी हैव डायरेक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये डायरेक्टिव स्ट्रक्चर में वाई का डायरेक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे सपोज आई हैव यूज्ड गिटहब, ठीक है, मेरे पास गिटहब है। अब ये गिटहब के ऊपर मैंने ये प्रोजेक्ट शेयर किया हुआ है। अब जब कभी अगर कोई ये जो पेजेस है इसमें अगर एक न्यू पेज अगर ऐड कर रहा है यहाँ पे, इफ समवन इज एडिंग अ न्यू पेज हियर, तो क्या होगा, इसके ऊपर मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि ओके कहीं ना कहीं ये जो पेजेस है इसमें कोडिंग में चेंजेस हो रहा है, और वो भी कोई स्पेसिफिक पेज या फाइल दिखेगा उसके ऊपर। प्लस आपका जो भी ये प्रोजेक्ट है, सपोज ये मेरा प्रोजेक्ट है, यूपीजी प्रोजेक्ट है मेरा, तो इसका वर्जन बनेगा, तो यूपीजी 1.1, देन 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, बहुत बड़ा अपडेट हुआ है तो 1.2 हो जाएगा, उससे बड़ा अपडेट हुआ है तो 2.0 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। ये वे में हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, कहीं ना कहीं डेटाबेस, उसके जो इश्यूज रहते हैं ना वो आपके सॉल्व हो जाता है। व्हेनेवर वी आर डेवलपिंग एनी सॉफ्टवेयर, मेन इश्यूज जो होता है ना, मेन प्रॉब्लम्स जो आपको आता है वो डेटाबेस से ही आता है। कौन से क्रिएट, अपडेट, क्रूड ऑपरेशन बोलते हैं, क्रिएट, अपडेट, देन आर स्टैंड्स फॉर, डी का डिलीट होगा, आर्स का मतलब क्या होगा, रिमूव या रिप्लेस, या फिर हम लोग यहाँ पे कोई न्यू चीज ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना, सॉरी। सो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट, अपडेट, एडिट एंड डिलीट। तो क्रिएट किया, अपडेट किया, एडिट किया, तो ऐसे सर्टेन ऑपरेशंस जो है ना वो नहीं हो पा रहे प्रॉपर। तो मेन आपके यहीं से आपका मेन प्रॉब्लम चालू हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे ही आपके प्रॉब्लम्स चालू हो रहे हैं। तो ये ऑपरेशंस हम लोग नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से आपका जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इफ आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग तो वो अपडेट नहीं हो पा रहा है, अपडेट हो रहा है तो डिलीट नहीं हो पा रहा है, डिलीट हो रहा है तो मॉडिफाई नहीं हो पा रहा है। सो आई हैव क्रिएटेड अ टेबल। नाउ इसके अंदर ये टेबल को जब मैं अपडेट करने की ट्राई कर रहा हूँ, आई एम नॉट बी एबल टू अपडेट इट, या फिर अपडेट हो गया, अब जब मैं इसको मॉडिफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ तो वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है। अपडेट का मतलब है कि अगर 10 रिकॉर्ड्स अगर ऐड किए तो 11th वाला ऐड हो रहा है कि नहीं, ये देखना है, अपडेट करना है। मॉडिफाई का मतलब जो 10 रिकॉर्ड मैंने ऐड किए थे उसमें से 5th वाला जो रिकॉर्ड है, आई सपोज टू मॉडिफाई दिस, ये डिफरेंस हो गया। देन लास्ट में डिलीट करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो क्या है कि डेटाबेस में कुछ डेटा जा रहा है तो अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट हो रहा है तो मॉडिफाई नहीं हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है तो डिलीट नहीं हो रहा है। ये हम लोग के बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फ्रेमवर्क जब हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो फ्रेमवर्क बैकग्राउंड में आपको डेटाबेस भी खुद से क्रिएट करके दे रहा है, डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, विच इज द मेन प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो ये आपको प्रोवाइड करके देगा बेसिक पेजेस, मोस्ट बेसिक वेब पेजेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी वेबसाइट, वो यहाँ पे रेडी रहेंगे। ठीक है। सो उससे क्या होगा कि जब कभी आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स बनाने का ट्राई करेंगे तो आपके पास बेसिक वेबसाइट्स रेडी है, जैसे होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस एंड हेल्प, ये 4 पेजेस आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। तो ये तो अभी मोस्ट ऑफ वेबसाइट पे ये तो पेजेस सेम ही रहेंगे, आप भले उसका नाम चेंज कर दो, बट दिस रिमेन्स द सेम। अब इसको छोड़ के जो नए पेजेस बनाना है वो आप बनाना चालू करो, और इसका कोडिंग जो है, ये कोड देख के वी कैन इजीली फाइंड आउट कि अभी आपको नया कोडिंग कैसे करना है।
प्लस ये 4 पेजेस के लिए बैकग्राउंड में मतलब डेटाबेस में इसके 3-4 टेबल भी बने रहेंगे, प्लस यहाँ पे लॉगिन फैसिलिटी भी आपको इनबिल्ट मिल जाता है, तो उसका भी आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, लॉगिन साइन अप। और अलग से लाइब्रेरी मिलेगा जिसमें इसका लाइब्रेरी में कोड भी दिया रहेगा। सो इट मीन्स कि बहुत सारे चीजें आपको वो रेडी दे रहा है, सर्टन जो आपको रेडी नहीं दे रहा है उसका आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है। तो अब क्या हो गया, जब मेरे फाइल्स सेग्रीगेट किए हुए रहेंगे, दूसरी बात जब वहां पे हम लोगों ने रीयूजेबिलिटी, तो मतलब आप समझ लो कि स्टैंडर्ड हम लोग एक उप्स के सब्जेक्ट में और बेसिक जावा या एडवांस जावा या ऐसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ते हैं और डीबीएमएस जो हम लोग पढ़ रहे हैं या आरडीबीएमएस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये सबके जो भी कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट्स को एक प्लेस पे, दिस ऑल कंसेप्ट्स आर अप्लाइड एट वन प्लेस, दैट इज फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जो भी आपने अच्छी अच्छी बातें सीखी रहती है, जो सिर्फ हम लोग बुकिश डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे यूज करना है, वो आपको ये फ्रेमवर्क बताता है। मतलब इसने ये सारे प्रैक्टिकल चीजें ऐड किए रहते हैं, जैसे आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होना चाहिए, डेटाबेस नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो याद रखो ये जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं आरडीबीएमएस, तो उसके कुछ रूल्स है, उसके कोई पॉइंट्स है। नेमिंग कन्वेंशंस हम लोग समझते हैं, याद है नेमिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है कि इफ आई क्रिएट अ टेबल, तो अब देखो ये जो टेबल है ये सपोज स्टूडेंट एडमिशन टेबल है, तो उसका मैं बड़ा सा नाम दूंगा स्टूडेंट एडमिशन, ऐसा पढ़ के हम लोग को समझ में आना चाहिए। स्टूडेंट रिजल्ट टेबल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट रिजल्ट टेबल। अब मेरे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के लिए टेबल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय बेसिक इन्फो, भले नाम बड़ा हो। देन एम्प्लॉय सैलरी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय सैलरी टेबल। सो आपको बेसिक कन्वेंशन का मतलब होता है ये, और इसके बाद में सपोज यहाँ पे अगर मेरे पास एम्प्लॉय सैलरी टेबल है जिसके अंदर मेरे सारे एम्प्लॉयज आ गए, या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉय सैलरी टेबल दो टाइप में हम लोगों ने डिवाइड किया सैलरी टेबल, वन इज नॉन टीचिंग स्टाफ सैलरी। तो अब देखो एक टेबल का मेरा नाम क्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ सैलरी, दूसरा टेबल का नाम क्या है मेरा, टीचिंग स्टाफ सैलरी, क्योंकि ये दोनों का प्रोसीजर अलग है, पैटर्न अलग है। नॉन टीचिंग स्टाफ में हम लोग के पास कोई विजिटिंग नहीं है, बट इन टीचिंग वी हैव विजिटिंग, तो इनका सैलरी जो है वो अलग होगा, बराबर है। सो ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन अ टीचिंग स्टाफ सैलरी टेबल वी हैव फ्यू स्टाफ, जो फ्यू स्टाफ जो है वो कौन से टाइप के है, वो बेसिकली विजिटिंग है। और यहाँ पे दो टाइप के सैलरी ड्रॉ हो रहे हैं, बराबर है, एक क्लॉक आवर बेसिस मतलब विजिटिंग, और एक जो है ये फुल टाइम वाले। यहाँ पे सारे फुल टाइम ही है, तो आपका टेबल वापस सेग्रीगेट हो रहा है। तो हम लोगों ने ये देखो यहाँ पे वो टेबल को सेम वे में लेबल आउट किया हुआ है, और इसके अंदर जो मैं कॉलम्स बनाऊंगा ना, वो कॉलम्स भी यही वे में रहेंगे। सो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन। सो यहाँ पे आपको वही पॉइंट्स पे फोकस किया हुआ है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंसर्न्स विद एंश्योरिंग द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी इज अचीव्ड और नॉट। सो हम लोग जब ऐसे फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो वो आपको एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ क्वालिटी अचीव करने में हेल्प करता है। प्लस आईएसओ के सर्टन टेम्पलेट्स होते हैं आपके पास, और ये जो टेम्पलेट्स है ना, ये बेसिकली आपको बाकी के कुछ मिसिंग पॉइंट्स पे चीज़ें और प्रॉपर बनाने में हेल्प कर रहा है। सो फ्रेमवर्क एंड आईएसओ, ये दो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स क्या है हम लोग के, सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट रिक्वायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी इज अचीव्ड इन द सॉफ्टवेयर इन्वॉल्विंग डिफाइनिंग अप्रोप्रिएट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स। तो ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स है, इसका मतलब
जैसे आप देखो कि वी हैव अ यूपीजी कॉलेज, अब यूपीजी कॉलेज के पास सपोज 10 years का एक्सपीरियंस है, and based on this 10 years experience now they are following a standard procedure for students, for admitting them or for performing any other functions. ठीक है, it should also aim to develop a quality culture. अब ये बहुत जरूरी है, हम लोग के यहाँ पे एफ में जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो स्टूडेंट्स अपना बिहेवियर एस और टी को देख के डिसाइड करते हैं। एफ स्टूडेंट स्टार्टिंग में ये जूनियर कॉलेज से आ रहे हैं, ऑलमोस्ट ये अभी भी स्कूल कल्चर ही है इनके पास, लेकिन टी स्टूडेंट्स और एस स्टूडेंट्स अगर अपना काम सीरियसली कर रहे हैं, या इफ दे आर रिस्पेक्टिंग कि ओके हम लोग को लेक्चर बैठना पड़ेगा, लेट्स सपोज कि अगर एफ स्टूडेंट्स जो है ना, ये कहीं ना कहीं एस और टी से इंटरेक्ट करेंगे एफ स्टूडेंट्स, और अगर एस और टी वाले बोल रहे हैं कि भाई देखो अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम हम लोग के क्लास में से 2-4 लोगों को डिबार्ट कर दिया था, सो फॉर दिस कॉलेज अटेंडिंग अ लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हुआ, दिस इज द कल्चर, क्वालिटी कल्चर जो एफ ने इनहेरिट किया एस या टी में से। लेकिन अगर एस और टी ऐसा बोले कि भाई नो प्रॉब्लम, समवन विल पुट योर प्रॉक्सी देयर, क्या फर्क पड़ता है, लेट्स गो एंड वी कैन जस्ट हैव अ पार्टी और समथिंग। सो ये क्या हो गया, एफ को आदत क्या पड़ गया, एस हाउ एस वाइज आर बिहेव, हाउ टी वाइज आर बिहेव, तो सेम वे में आपके एफ भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। सो क्वालिटी कल्चर इनहेरिट कहाँ से हो रहा है, आपके सीनियर में से। तो आप भी अगर कहीं जॉब पे जाएंगे तो आपके कोई ना कोई आपको सीनियर मिलेंगे जो आपको ट्रेन कर रहे हैं या जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं। अगर उनका बिहेवियर देख के आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बिहेवियर डिफाइन करेंगे, तो क्वालिटी कल्चर मतलब आपके सीनियर्स जो है वो अगर क्या पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, वैसे ही आपको पता चलेगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। अगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव नहीं है अपने खुद के इंस्टीट्यूशन के बारे में या अपने खुद के कंपनी के बारे में, देन बाकी सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी धीरे धीरे निगेटिव हो जाएगा या नॉट केयरिंग, न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो, फर्क ही नहीं पड़ता है क्या चल रहा है। अपने को अपना 8 hours का ड्यूटी है वो करो, अपनों से खुद का सैलरी मिल रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। सो व्हाट इज क्वालिटी, क्वालिटी मींस दैट द प्रोडक्ट शुड मीट इट्स स्पेसिफिकेशन, जो बोला है वो तो है ही। दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक फॉर अ सॉफ्टवेयर, देयर इज अ टेंशन बिटवीन कस्टमर क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड डेवलपर क्वालिटी रिक्वायरमेंट। अब याद रखो क्वालिटी जो है ये इसका मतलब कस्टमर और डेवलपर दोनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर ओके, एक मैं आपको बहुत सिंपल रूल बताता हूँ, वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, दिस इज द रेशियो विच वी फाइंड इट आउट, एंड बेस्ड ऑन दिस हम लोग को पता चलेगा कि आपका सॉफ्टवेयर में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कौन से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, विल जस्ट क्विकली हैव अ लुक एट इट। सो हम लोग के पास सपोज वी हैव वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो। अब ये वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो जो है ये क्या होता है, यहाँ पे देखो, इफ आई टेक ओला का एग्जाम्पल, नाउ देर आर फ्यू फंक्शंस ऑफ ओला एज पर द बिजनेस, few functions are important, few might not। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ओके लेट नाइट मेरे कोई सिस्टर वाइफ मॉम या कोई दूसरे कोई लेडीज है, तो उनको मुझे घर पे लाना है, तो वो टाइम पे मैं फिजिकली वहां पहुंच नहीं सकता हूँ, तो आई बुक अ राइड विद ओला। अब यहाँ पे ये मैं बुक क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑन बुकिंग अ राइड it provides info about driver, I got Google Map where I can locate their exact location, plus आप ऑनलाइन कौन सा रूट वो ले रहे हैं दैट वी कैन चेक, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मतलब
ड्राइवर जिसका इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जिसने कैब बुक किया उसके पास आ गया है, सो देर आर लेस चांसेस कि यहाँ पे ये जो ड्राइवर्स है वो मिसबिहेव करेंगे, है ना, बिकॉज दे आर द लाइसेंस्ड पीपल। एक बार मिसबिहेव करेंगे उनका लाइसेंस, उनका जॉब कैंसिल हो जाएगा ओला के साथ में। सो ये सेफ्टी पर्सपेक्टिव आई यूज दिस पॉइंट। देन बिजनेस पर्सपेक्टिव, अब मैं ओला क्यों यूज करूंगा, ठीक है। दिस आर द फ्यू फंक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन पर्सपेक्टिव। जो नॉर्मल कोई अगर कैब बुक कर रहा है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्या बता रहे हैं, वी हैव अ बिजनेस जहाँ पे ऑन फ्रीक्वेंटली और ऑन डेली बेसिस आपको किसी ना किसी को एयरपोर्ट से पिक करना है या एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना है। अब कल मॉर्निंग में अगर मुझे किसी को एयरपोर्ट से पिक करना है, सो इन एडवांस आई कैन बुक माई राइड, जो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, एयरपोर्ट पे जाएगा एंड उसको ऑफिस पे लेके आएगा, और वाइसे वर्सा ऑफिस से एयरपोर्ट पे लेके जाएगा। सो ये सारे फैसिलिटीज जो है ना ये पॉसिबल है। तो अगर मुझे एक दिन में अगर 10 लोगों को अगर पिक करना है तो आई कैन बुक 10 राइड्स, है ना, ये फैसिलिटी मेरे पास है। सो दिस आर फ्यू फंक्शंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो यहाँ पे आई विल नॉट बी लुकिंग एट मैप कहाँ से आ रहे, आई डोंट केयर। मुझे क्या है, ये एडवांस बुकिंग फंक्शनलिटी मुझे दिया हुआ है, ये मेरे लिए बेटर है। दूसरी बात, ओला में वो जो शेयरिंग फैसिलिटी है या ओला पुल फैसिलिटी जो हम लोग बोलते हैं कि मैं अपना कैब जो है, मेरा राइड जो है वो मैं शेयर कर सकता हूँ बाकी सबके साथ में, तो मेरा कॉस्टिंग कम हो जाएगा। अगेन दैट इज वन फैसिलिटी। देन ओला का जो रिक्शा वाला फैसिलिटी है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। सो आप देखो, जब हम लोग क्वालिटी की बात कर रहे हैं या कस्टमर के लिए क्वालिटी की अगर बात करेंगे, तो फॉर कस्टमर विच फंक्शंस वी आर प्रोवाइडिंग, उसका वैल्यू कस्टमर के लिए क्या है और उसका कॉस्ट डेवलपर के लिए क्या हो रहा है, ये दोनों को हम लोग 0 to 9 के स्केल पे मेजर करते हैं। यहाँ पे ये 0 to 9 का जो मेरा स्केल है, दैट इज द डेवलपमेंट एफर्ट्स, और ये 0 to 9 स्केल जो है, दैट इज हाउ यूजफुल दैट फंक्शन फॉर मी, ठीक है। सो हाउ यूजफुल दैट फंक्शन इज फॉर मी, इसके बेस के ऊपर आप कस्टमर वैल्यू करेगा। तो लेट्स सपोज गूगल मैप विच वी हैव एडेड ऑन ओला ऐप। तो अब देखो, ये जो गूगल मैप हम लोगों ने ऐड किया है, इससे हम लोग जैसे अगर मैंने बताया कि अगर मैंने एडवांस बुक किया है तो किसी को अगर मैं एयरपोर्ट से ऑफिस ला रहा हूँ, उनका लोकेशन मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। लेट नाइट अगर मैंने किसी के लिए राइड बुक किया है, मेरे फैमिली मेंबर के लिए, उनको मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। तो 0 to 9 के स्केल पे गूगल मैप को अगर मैं रेट करूँ, तो सपोज रेटिंग इज हाईएस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू इज हाईएस्ट, एंड फ्रॉम डेवलपर पर्सपेक्टिव कॉस्ट टू डेवलप दिस, अब डेवलप नहीं हो रहा है, एपीआई लिंक हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट निल है। खाली मुझे इसके ऊपर जो ड्राइवर्स और ये सब बताना है, मतलब डेवलपमेंट का मेरा कॉस्ट कितना हुआ, 2 हुआ, 0 to 9, मतलब बहुत कम एफर्ट्स लग रहा है। सो 9 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर मिला, 4.5। तो ऐसे में सारे फंक्शंस का वैल्यू देखूंगा और उसका कॉस्ट देखूंगा एंड डिवाइड करके रेशियो निकालूंगा, नंबर। सो अब सपोज मेरे पास अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है, वी हैव डिफरेंट फंक्शंस हियर। यहाँ पे मैंने उनका वैल्यू, यहाँ पे उसका कॉस्ट, और यहाँ पे v बाई सी रेशियो निकाला। तो वी हैव फर्स्ट फंक्शन दैट इज गूगल मैप, वैल्यू फॉर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे, बराबर है, ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। स्केल हम लोगों का 0 to 9 होगा, यहाँ पे भी स्केल हम लोगों का 0 to 9 होगा, और यहाँ पे उसका फाइनल आंसर मिलेगा। तो गूगल मैप वैल्यू कस्टमर के लिए क्या है,
2 है। डेवलपर के लिए सपोज मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपर के लिए यहाँ पे इसका जो कॉस्टिंग है वो सपोज 1 है या 2 है, क्योंकि गूगल मैप एपीआई यूज करने वाले हैं। सो 9 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या मिल रहा है मुझे? 4.5 मिल रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव पेमेंट फैसिलिटी। सो हम लोगों ने पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट, पे ऑन कैश, ये सब रखा हुआ है। अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, जैसे आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे फैसिलिटी दिए, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट, गूगल पे, है ना, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड साथ में कैश फैसिलिटी दिया है। कैश फैसिलिटी मतलब डेवलप करने की तो कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैश में यूज़र पे करेंगे। सो बहुत बार कस्टमर्स जो है ये सारे पॉइंट्स यूज ही नहीं कर रहे, दे आर डायरेक्टली पेइंग इन कैश। सो कस्टमर के लिए इसका वैल्यू जो है, आई सपोज इट्स 4, एंड डेवलपमेंट मेरा कॉस्ट जो आ रहा है इतने सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना है, तो सपोज इसका कॉस्टिंग भी मेरा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 4 डिवाइड बाई 4, वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो क्या आया? 1 आया। देन सेम वे नेक्स्ट वी हैव इज ड्राइवर इन्फो। अब ड्राइवर इन्फो प्रोवाइड करना, इसके लिए कस्टमर का वैल्यू, कस्टमर के लिए इसका वैल्यू हाईएस्ट है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डायरेक्टली मैं ड्राइवर से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, है ना, अगर मैंने किसी दूसरे के लिए भी बुक किया है तो। और डेवलपर के लिए डेटाबेस में से ये सिर्फ इंफॉर्मेशन फेच करके बता देना है ना। तो इसको सपोज मैं वैल्यू जो है इसका मैं 9 से 8 रख रहा हूँ, या फिर आई कैन कीप इट 6, इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बेसिक ड्राइवर का इन्फो आपको मिल रहा है, तो लेट्स सपोज इसका वैल्यू मैंने 6 रखा है। और यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट जो मेरा जा रहा है, मतलब डेटाबेस में अलग टेबल बनाना पड़ेगा, क्वेरी फायर करना पड़ेगा, और वहां से फिर फेच आउट होगा। तो सपोज यहाँ पे मेरा जो डेवलपमेंट कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 3, 0 to 9 में से। सो 6 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया? 2 हो गया। सो अब देखो, वी हैव वन फंक्शंस, वी हैव वन फंक्शन जिसका वैल्यू क्या है? 4.5 है। दूसरे का वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो क्या है? 1 है। तीसरे का क्या है? 2 है। तो अब जब अगर मैं यहाँ पे ये तीनों को अगर डिफाइन करूंगा, तो अगर मैं ये फंक्शन सबसे पहले ऐड कर रहा हूँ, मतलब क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ये फंक्शन को ऐड करूंगा, एंड लास्ट में ही मैं ये फंक्शन को ऐड करूंगा। सो दिस इज हाउ सारे फंक्शंस हम लोग लिस्ट आउट करते हैं और उसका वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो निकालते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि कौन से फंक्शंस पे आपको पहले वर्कआउट करना है, कौन से फंक्शन पे बाद में वर्कआउट करना है। और क्वालिटी, रिमेंबर, क्वालिटी इट्स डिफरेंट फ्रॉम डेवलपर परस्पेक्टिव, फ्रॉम यूजर परस्पेक्टिव। सो जब क्वालिटी मैनेजमेंट की बात आती है, आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? कस्टमर के ऊपर। कस्टमर क्या बोल रहा है, कस्टमर के मेन थॉट्स क्या है, इसके बेस के ऊपर वे डिफाइन। हाँ, डेवलपर का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, बट डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू इज ओनली इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर इन बैक एंड। जब आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो कस्टमर को जो फंक्शन ज्यादा काम के है उस पर सबसे पहले वर्क करो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। So sometime it might happens कि I'm directly just applying Google Map API, इसको डेवलप करने का मेरा कॉस्टिंग मिनिमम है, लेकिन कस्टमर के लिए इसका वैल्यू बहुत हाईएस्ट है। कस्टमर को पता नहीं है मैंने डेवलप किया या नहीं किया, लेकिन कस्टमर को मैंने ये रेडी फंक्शन प्रोवाइड किया है ना, एंड कस्टमर इज हैप्पी विद दैट। सो आपको हमेशा भर भर के आप डेवलप करेंगे एंड तभी आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी बेटर बनेगा, या ऐसा कुछ नहीं होता है। समटाइम्स विदाउट वर्किंग ऑन दिस आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी बहुत बेटर हो सकता है, ये याद रखना है। सो जब कभी हम लोग इसके आगे मैं आपको ये पूरा जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो ये जो आज मैंने अभी आपको जो बताया ये याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आज कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग वापस डिस्कस करेंगे, सो वी सपोज टू रिमेंबर दिस वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? V2C रेशियो, ठीक है, वैल्यू फ्रॉम कस्टमर साइड एंड कॉस्ट फ्रॉम डेवलपर साइड। सो यहाँ पे कस्टमर के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट एफर्ट्स आपके कितने जा रहे हैं।
सो जैसे अगर मैंने बोला कि डेवलपर एडिंग अ पेमेंट मॉड्यूल, अब पेमेंट मॉड्यूल आपने ऐड करने में आपका कॉस्टिंग काफी हाई हुआ है, ठीक है, कॉस्टिंग इज वेरी हाई बट वैल्यू इज वेरी लेस, देन इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। गेटिंग? सो बहुत बार आप बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस डेवलपर्स बनाते हैं, लेकिन कस्टमर के साइड अगर उसका वैल्यू ज्यादा नहीं है ना, तो वी ट्राई टू अवॉइड सच फंक्शंस। और ये कौन से फंक्शंस का कितना वैल्यू है ये कैसे पता चलेगा? सो जब वो मोबाइल ऐप यूज कर रहा है और व्हेन दे आर यूजिंग अ वेबसाइट, तो उसके ऊपर हम लोग एक एनालिटिक टूल चलाते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा कौन से फंक्शन सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, दोज आर द मोस्ट फेवरेट फंक्शन। मैं कस्टमर को पूछूंगा और वो बताएंगे दैट्स नॉट पॉसिबल। सो गूगल एनालिटिक दैट्स वन एग्जांपल, जिससे वी कैन आइडेंटिफाई कि विच फंक्शंस आर मोर पॉपुलर अमंग, वी कैन टेक एग्जांपल हियर गूगल एनालिटिक। सो देखो यहाँ पे हम लोग के पास गूगल एनालिटिक्स है। सो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐसा कुछ बैकग्राउंड में आपको ऐसा स्क्रीन मिलता है, जिसमें आपको सारे यूजर्स जो आया है उसका रियल टाइम एनालिसिस मिलता है, कितने यूजर्स है, कितना ट्रैफिक आ रहा है आपके पेज के ऊपर, कौन से फंक्शंस ज़्यादा यूज हो रहे हैं, कौन से फंक्शन ज़्यादा यूज नहीं हो रहे, हर किसी का आपको एक बैकग्राउंड में एनालिसिस मिलता है। एंड बेस्ड ऑन दिस वी जज। अब देखो गूगल एनालिटिक्स जो है ये मेनली क्या पर्पस के लिए काम में आएगा? जब आप अगर नॉर्मल वेबसाइट यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वर्डप्रेस यूज कर रहा हूँ, मेरा वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में बना है, तो वर्डप्रेस का अपना खुद का एनालिटिक डैशबोर्ड है, फेसबुक का अपना खुद का एनालिटिक डैशबोर्ड है, तो वो अलग काम करता है। तो मेरा वेबसाइट अगर नॉर्मल बना है, वर्डप्रेस सॉरी वर्डप्रेस में नहीं बना है, तो फिर हम लोग एनालिसिस टूल अलग होगा आपका। सो 90% वेबसाइट्स जो मैन्युअली बने हुए हैं, मतलब वर्डप्रेस जैसा रेडी टूल यूज किए बिना कोडिंग से बना है, वो 90% वेबसाइट्स गूगल एनालिटिक यूज करता है, जिससे आपके वेबसाइट पे कौन से वेब पेजेस ज्यादा एक्सेस हो रहे हैं, आपका लास्ट वीक कितने ट्रैफिक था आपके वेबसाइट पे, ये वीक अगर ट्रैफिक कम हो गया तो क्यों हो गया, कौन से फंक्शंस दे लाइक मोर, कौन से फंक्शंस जो कभी यूज ही नहीं हो रहा है ना, ये सारे पॉइंट्स पता चलेंगे। तो अगर मेरा एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप अगर वर्डप्रेस के थ्रू बना हुआ है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका वेब वो मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों पे कौन से फंक्शंस यूजर्स के साथ साइड से सबसे ज्यादा एक्सेस हो रहा है, उसको हम लोग और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे। एंड कुछ फंक्शंस जो यूजर्स के साइड से ज्यादा एक्सेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यूजर डोंट थिंक दे आर मच इंपॉर्टेंट, है ना? तो सॉरी, सो उसमें से कौन से फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। एंड इसके बेस के ऊपर विल जस्ट चेक कि आपको कौन से फंक्शंस पे वर्कआउट करना है, कौन से फंक्शंस पे वर्कआउट नहीं करना है, कौन से फंक्शंस रिमूव कर देना है कंप्लीटली क्योंकि यूजर्स उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, और कौन से फंक्शंस को आपको वापस सिस्टम में रखना है क्योंकि यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं। ये डिवीजन यहाँ पे पता चलेगा। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट्स। एनीवन एनी डाउट्स टिल नाउ? सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो चैप्टर है ये नेक्स्ट टाइम हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आज जो मैंने वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो आपको एक्सप्लेन किया, आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट यूनिट हम लोगों का सॉरी नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सो वी विल बी फिनिशिंग विद थर्ड यूनिट इन नेक्स्ट लेक्चर। एनीवन एनी डाउट्स? अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन किया किसी को कोई डाउट है? एनीवन? आई होप लोग जाग रहे हैं। हेलो हेलो, Yes, sir. एनीवन? No doubts. Yes, sir. No doubt. ठीक है, So, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।